हेलो दोस्तों। वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर के चैनल पे आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और उन लोगों के लिए भी जो रिटेल के अंदर अपना निवेश करके रखे हैं या फिर अगर आप रिटेल के अंदर निवेश करने की सोच रहे हैं तो। और ये वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद ही आपको कंपनी की जो फ्यूचर्स के प्लान है इसके बारे में पता चलेगा आपको, और आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इसके अंदर होल्ड करना चाहिए या फिर बेच के निकल जाना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके सामने मैंने ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम लगाई है और ट्रेंड को चेक करने के लिए, क्योंकि अभी तो ये न्यू आईपीओ आई थी इसकी, तो डेली चार्ट पे कुछ ट्रेंड समझ नहीं आएगा। तो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए एक 30 मिनट की चार्ट लगाई है आपके सामने। आप देखिए यहाँ पे जो आरएसआई की लेवल निकल कर आ रही है वो 38 की है। और अगर आप एमएससीडी की तरफ देखेंगे तो एमएससीडी पे भी एक बेरिश मोमेंटम बना हुआ है। और अभी जो शॉर्ट टर्म की जो ट्रेंड है वो बियरिश है, और मैं आपको फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए तो बिल्कुल भी मना करूंगा। और अगर आप एवरेज करना चाहते हो अपने प्राइस को तो अभी करंट मार्केट प्राइस पे आप एवरेज कर सकते हो अपनी होल्डिंग को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब अगर 124 रुपये से नीचे जाएगी, लेकिन अगर ये 124 रुपये से नीचे चली जाती है, अगर ये लेवल को तोड़ती है तो फिर पता नहीं वो कितने नीचे तक जा सकती है। हो सकता है अपना पूरा प्रीमियम भी खत्म कर दे ये। 94 रुपीज़ के साथ ये आईपीओ आई थी इसकी, और लिस्टिंग गेन के बाद इसने अपने हाई बनाई 189 रुपीज़ की। और इस हाई बनाने के बाद कंटिन्यू इसके अंदर डिप आती जा रही है, और अगर मैं कल तक की बात करूं तो 33% तक की डिप आ चुकी है। तो 189 के हाई बनाने के बाद 127 और 124 की लो जो बना दी है इसने, तो इतनी बड़ी डिप आ गई है। और सच बताऊं तो अभी किसी भी आईपीओ में आप ले लो, सब में यही चल रही है। लिस्टिंग गेन के बाद डंप करते हैं सारे ऑपरेटर्स। किसी को भी आईपीओ में इंटरेस्ट नहीं है, सब ऊपर लेकर जाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें बाय करते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर का क्या है कि ये ऊपर के लेवल पे ही फंसते हैं, नीचे के लेवल पे तो कोई फंसता ही नहीं है। आईपीओ आने के पहले सारे यूट्यूब वाले बताते हैं बहुत अच्छी कंपनी है, इसकी ऐसी फाइनेंशियल्स है, वो फाइनेंशियल्स है। रिटेल इन्वेस्टर लेते हैं और होल्ड करते हैं, और बाद में जब आईपीओ को डंप किया जाता है तो ये सबसे ज़्यादा अंदर फंसते हैं। और फिर वो यूट्यूब चैनल वाले कोई जवाब नहीं देते हैं इसका कि ऐसा क्यों हुआ। तो कभी भी आईपीओ लेने से पहले ये समझ लेना, आईपीओ एक जुआ की तरह है, मतलब एक गैम्बलिंग है। लोग बाय करते हैं लिस्टिंग गेन के लिए, और उसके बाद लिस्टिंग गेन में जो भी मिलती है 10%, 15%, 5%, जो भी मिलता है लोग वहां से बेच के निकल जाते हैं। और इतना समझ लीजिए जो बेचने वाले होते हैं वो सबसे बड़े ऑपरेटर ही होते हैं, रिटेल नहीं बेचते हैं जल्दी, क्योंकि रिटेल के पास तो बहुत कम शेयर होता होगा। उनके पास कितने लॉट होंगे, एक लॉट होंगे, दो लॉट होंगे, 5 लॉट होंगे, और कितने लॉट होगा। लेकिन ये ऑपरेटर्स, ये इन्वेस्टर्स के पास ना बड़ी बड़ी लॉट होती है, तो ये सबसे पहले बेच के निकलते हैं। और अगर आप आईपीओ को होल्ड करते हो ये सोच कर कि हाँ ये ऊपर जाएगा, तो ये आप बहुत बड़ी गलती करते हो। और इस टाइम पे जब मार्केट पूरी की पूरी नेगेटिव है, और इस टाइम इस सिचुएशन में आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। किसी भी आईपीओ को ले लो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यह वेक्टर फूड की आईपीओ थी, जो इसमें भी बहुत ही अच्छी बम्पर लिस्टिंग गेन हुई, मार्केट को ऊपर लेके गई। और फिर अचानक से इतने भयानक डंप किए कि इसकी सारी की सारी प्रीमियम अब खत्म होने को है या फिर खत्म हो चुकी है। क्यों डंप किए किसी को नहीं पता, नो वन नोस क्यों डंप किए। जब कंपनी इतनी ही बुरी थी तो क्यों लिस्टिंग गेन हुई इतनी अच्छी, और अगर इतनी अच्छी लिस्टिंग गेन हुई तो फिर क्यों डंप किया गया। तो स्टॉक मार्केट के अंदर फंसाया जाता है आपको। और आपने देखा होगा वेक्टर फूड के अंदर जब आईपीओ आने वाली थी, यूट्यूब में बहुत सारे लोग बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात बताएं, और क्या मिला रिजल्ट। उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जिन्होंने लिस्टिंग गेन वाले दिन ही बेच दिया, बिना ग्रीडी हुए, बिना लालच किए उन्होंने बेच दिया, जो मिला सो मिला, वो रख लिए। लेकिन जो होल्ड किए, जो लालच में होल्ड कर लिए, आज उनके साथ क्या हाल हो रही है ये तो चार्ट से ही दिख रहा है। कैमकॉम स्पेशलिटी की देख लो, कंपनी एक नंबर की कंपनी है, मैं सच बता रहा हूँ। इसके सामने आपको एल्काइल एमाइंस, दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनी भी मतलब बराबरी का टक्कर देती है ये केमकॉन की। लेकिन इसकी हालत देखो, डंप कर दिए इन्होंने। कंपनी की क्वालिटी एक नंबर है लेकिन फिर भी डंप कर दिए जाते हैं, और जिनके स्टॉक्स फंसे हैं वो रखे हैं पोर्टफोलियो में। हैप्पीएस्ट माइंड की हाल देखो, ये भी काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट था, लिस्टिंग गेन के बाद कोई मूवमेंट नहीं दी थी इसने। और अभी कुछ दिन पहले ही इसने एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट दी,
वो भी एक न्यूज के बेस्ड पे एक मूवमेंट आई थी, बड़ी मूवमेंट, और उसके बाद अब ये कुछ दिन से ऊपर के लेवल पे फिर से कंसोलिडेट हो रहा है। अब भगवान जाने ये किसके साइड जाएगा। आईआरएफसी का हाल देख लो, मतलब क्या बताना, जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसके नीचे भी चला गया ये। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आईआरएफसी की बिजनेस प्लान और इसके फाइनेंशियल्स पे डिस्कशन की थी। मैंने आपको बताया था कि कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो शॉर्ट टर्म में सारे आईपीओ को डंप किया जाता है। तो आईआरएफसी के अंदर अगर आपकी होल्डिंग है तो आपको होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि इसकी जो बिजनेस है वो एक मोनोपोली की तरह है। इंडियन रेलवे के फाइनेंशियल आर्म जो है वो आईआरएफसी ही है। इंडियन रेलवे के लिए जो पैसे का जुगाड़ करती है वो आईआरएफसी है। तो ये अच्छी कंपनी है, आपको इसमें होल्ड करके रखना चाहिए। तो देखिए, मुझे लगा था कि ये ऊपर जाएगी, बट अभी तक तो ऊपर गई नहीं है। अब मुझे लगता है आपको और कुछ दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है इसके अंदर। मैं आप लोगों को ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको क्यों प्रीवियस आईपीओ की चार्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि कभी भी आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो लिस्टिंग गेट में जो भी मिलता है यार लेके निकल जाओ, उसे होल्ड मत रखो, क्योंकि कब डंप कर देंगे कोई पता नहीं। आज का जो टाइम है, अब की जो टाइम है, वो बजाज फाइनेंस और रिलायंस जैसी कंपनियों का टाइम नहीं है कि वो कंपनी ऐसी कंपनी आएंगी और अगर आप आईपीओ रख लेते हो तो वो मतलब सीधा रॉकेट बन जाएगी। आज का टाइम जो है वो ग्रीडी लोगों का है, वो लालची लोगों का टाइम है। अब 5% और 10% की भी प्रीमियम लग जाती है ना तो सारे ऑपरेटर, सारे इन्वेस्टर्स डंप करते हैं। तो कोई भी आईपीओ को अभी रखना नहीं चाहता। अब सबकी जो थिंकिंग है वो ऐसी है, आईपीओ का लॉन्च होने के बाद, आईपीओ की लिस्टिंग होने के बाद अगर स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस देगी तब बाय करेंगे, वरना लिस्टिंग गेन के बाद ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। देखिए, ये मेरी एक सजेशन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एग्जिट करके निकल ही जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये आईपीओ अच्छा रिटर्न दे सकता है तो आप इसे होल्ड करो। बट अब की जो टाइम है वो ऐसी लगती नहीं है मुझे, क्योंकि अब जो पिछले 1 साल से जो आईपीओ आ रही है उस आईपीओ में अब वो बात ही नहीं है जो पहले के आईपीओ में आती थी। तो आई होप आपको इतने सारे एग्जाम्पल से ये समझ आ गया होगा कि आईपीओ में अगर आपको बाय करना है तो लिस्टिंग गेन जो भी मिले लेकर एग्जिट कर जाओ, ग्रीडी मत बनो, क्योंकि डंप करने में लोग बहुत आगे हैं। अगर रेल टेल की बात करें तो रेल टेल अगर आपके पास है और आप अगर नेगेटिव में हो तो आपको होल्ड करना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर तक होल्ड करो, क्योंकि 1 ईयर में बहुत कुछ बदल सकता है रेलवे के अंदर। अगर मैं रेल टेल की बात करूँ तो हमारे पास जो शॉर्ट टर्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो है इसकी बिजनेस, क्योंकि इसके बिजनेस को ही समझकर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इसमें होल्ड करना चाहिए या फिर होल्ड नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम इसके बिजनेस पे डिस्कशन कर लेते हैं। रेलटेल जो है वो 4 फील्ड में काम करती है: वाईफाई कनेक्टिविटी, कंटेंट ऑन डिमांड, रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क और नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। चलिए हर किसी के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। वाईफाई कनेक्टिविटी जो है, जो जिसमें रेलटेल जो है अपने रेल वायर के थ्रू, जो इसकी ही कंपनी है, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करती है स्टेशंस में। क्योंकि अभी भी आप देख लोगे कितने रूरल और ऐसे अर्बन एरिया भी हैं जहाँ पे अभी भी वाईफाई की कनेक्टिविटी नहीं है पब्लिक के यूज के लिए। तो अभी भी इसकी जो बिजनेस है, फ्यूचर की बिजनेस अभी भी बहुत लंबी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टेशंस को कनेक्ट नहीं किया गया है। इसका मतलब फ्यूचर में भी इसके लिए काम बाकी है। और अभी जो गूगल है, जो अनाउंस किया था गूगल ने, क्योंकि गूगल अपने सारे रेडियो स्टेशंस को बंद करने वाला है, अपने जो भी स्टेशंस पे इसने हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी जो दी थी, तो गूगल को जो रिप्लेस कर रही है वो रेलटेल है। और रेलटेल ने ये बताया है कि वो गूगल की जो सर्विस थी उसको ये कंटिन्यू रखेगी। मतलब गूगल की जो बिजनेस थी वो अब रेलटेल के हाथ में है, इससे बिजनेस भी बढ़ जाएगी, इसकी प्रॉफिट भी बढ़ेगी इसकी। दूसरी जो फ्यूचर है वो है कंटेंट ऑन डिमांड। लग्जरी ट्रेन्स और एक्सप्रेस ट्रेन्स में आप स्क्रीन्स को देखोगे जहाँ पे अपने मनपसंद की फिल्में चला सकते हो, गाना चला सकते हो, किसी तरह के मूवी को रिक्वेस्ट कर सकते हो। और ये फीचर अभी ट्रायल पीरियड में चल रही थी, जो रेलटेल के थ्रू कंप्लीट होने वाली है। और ये सर्विस आपको अगर रेलटेल देने वाली, आप सबको पता है ये फ्यूचर है और बहुत सारे काम जो है वो फ्यूचर में करने वाली है, और रेलटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन रेलवे में। थर्ड जो इंपॉर्टेंट फीचर है इसकी, रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क। आपने देखा होगा कई प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले लगी होती है जो एडवर्टाइज करती है, जो रेलवे के कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती रहती है।
तो इस तरह की जो डिस्प्ले नेटवर्क है, अभी इस पे बहुत काम करना बाकी है। ये सारे स्टेशन पे अवेलेबल नहीं मिलते हैं आपको। जो कुछ अर्बन स्टेशन है, जो इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, आपको वहीं पे ये रेलवे का डिस्प्ले नेटवर्क मिलेगी। तो ये रेलटेल का काम है कि सारे स्टेशन रूरल अर्बन को कनेक्ट किया जाए डिस्प्ले नेटवर्क से। और ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है जो इसके हाथ में है, और इसे करने में अभी टाइम भी लगेगा क्योंकि ये इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ी बिजनेस है इसके हाथ में। और जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट फ्यूचर है वो है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। देखिए ये बहुत बड़ी मिशन है जिसमें पावर ग्रिड का भी हेल्प चाहिए, और इंडियन रेलवे तो हेल्प कर ही रही है। ये सारे रेलवे स्टेशन को ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े जाएगी, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे रेलवे स्टेशन ऑप्टिकल फाइबर से अब तक नहीं जुड़े हैं। बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टिविटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इंडियन रेलवे के लिए अभी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है नॉर्दर्न साइड में ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट अभी जो ली है वो रेलटेल ने ही ली है, और इसे ही प्रोजेक्ट ये पूरा करना है। तो मैंने जो आपके सामने ये 4 फीचर्स को डिस्कस किए हैं, ये फ्यूचर कोई छोटी फ्यूचर नहीं है, मतलब कोई छोटी प्रोजेक्ट नहीं है। आप ज़रा सोच के देखना। ये जो डिस्प्ले वाली बात जो मैंने बताई आपको, लग्जरी ट्रेन्स में जो डिस्प्ले लगेंगे कंटेंट ऑन डिमांड की, ऑप्टिकल फाइबर को पूरे रेलवे स्टेशन के साथ कनेक्ट करना, ठीक है, सारे स्टेशन पे वाईफाई की कनेक्टिविटी देना। तो ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, और ये सोच लीजिए ये कोर प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवे की, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवे के लिए। और ये प्रोजेक्ट सभी लंबा चलेगा, मतलब समझ लीजिए 5 से 10 साल तो ये प्रोजेक्ट चलते रहेंगे। और मैं तो यही बोलूँगा कि आप इसमें होल्ड करो अभी, क्योंकि जो बिजनेस है वो बिजनेस बहुत स्ट्रांग है इसकी। और आईआरएफसी की भी बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, वो फाइनेंशियल आर्म है, क्योंकि इंडियन रेलवे को फाइनेंशियल्स की भी ज़रूरत है, इंडियन रेलवे को इंटरनेट की भी ज़रूरत है, कनेक्टिविटी की भी ज़रूरत है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर हैं इंडियन रेलवे की। और अभी जो रेलटेल ने अपने क्वार्टर की रिजल्ट पब्लिश की थी, इसमें भी इसने बहुत ही अच्छी प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ दिखाई है। और मुझे लगता है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी इस तरह की पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव ग्रोथ। और ये पॉजिटिव ग्रोथ काफ़ी रहेगा मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। तो इसमें अभी बने रहिए, क्योंकि ये जो सिनारियो चल रही है, प्रेजेंट सिनारियो, ये हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है। एक टाइम आएगा जब ये जो सारे स्टॉक्स जो है ऊपर की तरफ भागेंगे, और जब भागेंगे तो फिर इसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो बने रहिए स्टॉक में, क्योंकि आपके पास जो आईपीओ की रेट है वो रेट वापस नहीं मिलने वाली। तो अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं आईपीओ में, और अगर आपके पास होल्डिंग ले चुके हैं, तो भाई नेगेटिव में बेचने का कोई मतलब नहीं है। रख लो इसको, वेट करो। अगर मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूं, तो रेलटेल के अंदर जो एक सपोर्ट जोन है वो 124 और 120 की जो जोन है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और उसके बाद 109 की जो है पॉइंट है वो बहुत ही क्रिटिकल जोन है। 109 के नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर 109 के नीचे गई तो समझ लीजिए इसका पूरा प्रीमियम तो ख़त्म होना है। और अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है तो 140 के ऊपर में ही बाय कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद इसके टारगेट जो होंगे 160, 180 और 200 के ऊपर टारगेट होंगे, ये तो फिक्स है। अबव 140 इसलिए मैं बोला क्योंकि 140 के बाद ये ट्रेंड चेंज हो सकती है। अभी का जो ट्रेंड है वो बियरिश ट्रेंड है, लेकिन 140 के बाद अगर क्लोजिंग ले लेती है और ऊपर की तरफ जाती है कैंडल, तो ये बुलिश ट्रेंड बन जाएगी। स्टॉक मार्केट के अंदर आप नोटिस करोगे तो रेलवे के बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो लिस्टेड है। आईआरसीटीसी ही है जो चल रही है, जो बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रही है। अब बाकी सारे स्टॉक्स को देख लो, सब नीचे के लेवल पे हैं, बस किसी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो फिर भी देखते हैं क्या होता है। मुझे भी आईआरएफसी और रेलटेल से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, और मुझे लगता है ये ऊपर जाएगी, क्योंकि इसकी बिजनेस जो है वो बहुत ही अलग तरीका का है। आईआरएफसी एक फाइनेंशियल आर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन रेलवे के लिए। रेलटेल एक कम्युनिकेशन आर्म है, कनेक्टिविटी आर्म है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन रेलवे के लिए। तो ये दोनों पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है ये दो जो लिस्टेड हो गई है, इसके बाद कहीं ना कहीं कभी तो एक टाइम आएगा जब ये रॉकेट बनेगी और ऊपर की तरफ जाएगी। तो बने रहिएगा। अगर आप चाहो तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी बता दिया है। चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी सर्विस के लिए कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री है, और ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। देखिए ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है,
दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी, आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है। पैसा आपका है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें। आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।